So Rohan, Simran, you are there? Yes, sir. रोहन? यस सर। ठीक है। अच्छा रोहन, जो प्रीवियस चैप्टर था वो करा, उसमें डाउट्स वगैरह? मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। नोट किया था, नोट में चेक कर रहा हूँ। क्या दोबारा बोलो एक बार ठीक से। नहीं सर, डाउट तो नहीं था मुझे। अच्छा डाउट नहीं है, ठीक है। हाय तान्या। हाय तान्या, तान्या कैन यू हियर मी? Hello, sir. Yes, sir. जो लास्ट चैप्टर था वो करा था, उसमें डाउट्स? I was I was not free these days. That's why I was not able to do. ठीक है ठीक है, चलो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. It's one of the toughest chapter, but I'll make you the easiest chapter. I'll make this chapter the easiest chapter. एंड ये जो चैप्टर है, इसका जो हमने पुराने चैप्टर्स जितने भी पढ़े हैं, डेबिट क्रेडिट, उन सब से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है. सो यू विल बी फ्री थिंकिंग कि हाँ अब हम कोई नई चीज पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज पढ़ेंगे. ठीक है. बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो तुमने पहले पढ़ी थी उसको बिल्कुल भूल जाना. 11th में अगर पढ़ी हुई है तो उससे लिंक बिल्कुल मत करना, उससे कुछ समझ नहीं आने वाला. यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन थोड़ी सी अलग है. कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है. फॉर्मेट वहां से बिल्कुल अलग है यहाँ पे. ठीक है. तो गाइस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले मैं तुम्हें इसका बेस बताता हूं, उसके बाद फिर एक एक चीज की हम थ्योरी साथ साथ करते चले जाएंगे. देखो, हम इन बिजनेस हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर कैश बुक. हम बिजनेस में बनाते हैं अपनी एक कैश बुक. कैश बुक में, कैश बुक बेसिकली अगर मैं बात करूं, आई एम ओनली टॉकिंग हियर अबाउट बैंक. बैंक के कैश बुक मतलब बैंक बुक कि जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शंस है उनके रिगार्डिंग मैं अपना एक लेजर बनाता हूं. हम सारी जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री से सारा अमाउंट हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं. तो कैश बुक का एक शॉर्टकट मैं तुम्हें लेजर बताता हूं. कैश बुक का अगर मैं सिर्फ बैंक की बात करूं कि मेरे पास बैंक में कितने पैसे आए, मेरे बैंक में कितने पैसे गए, तो ये बुक्स इट इज प्रिपेयर्ड बाय मी. इट इज प्रिपेयर्ड बाय मी, यानी अकाउंटेंट. अकाउंटेंट बोल देते हैं कंपनी का. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट, जिसमें बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड करता है. तो यहाँ पे जितना भी, दिस इज कॉल्ड रिसीट साइड. दिस इज कॉल्ड रिसीट साइड, कि जब भी तुम्हारे बैंक में पैसे आएंगे तुम यहां लिखोगे, जब भी तुम्हारे बैंक से पैसे जाएंगे तो हमेशा तुम राइट साइड में लिखोगे दैट इज पेमेंट. हालांकि तुम्हें बनाना नहीं है, तुम्हें एग्जाम में कोई लेजर बनाने को नहीं बोला जाएगा. जस्ट टेलिंग यू कि बैंक बुक जो हम बनाते हैं, अकाउंटेंट कंपनी की बनाता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जहां पे पैसे आते हैं बैंक में, तो ही राइट्स ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज रिसीट साइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने हमारे अकाउंट में 7,000 रुपीज डॉलर्स डिपॉजिट किए, तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट बैंक क्रेडिट राहुल, कि राहुल ने हमारे अकाउंट में $7,000 डिपॉजिट किए, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी. सो हाउ डू आई राइट दिस एंट्री इन द लेजर? तो सिंपल लेजर का रूल, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, नाम वो आएगा जो बैंक के ऑपोजिट है, तो राहुल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 7,000. ऐसे करके हम बनाते हैं हमारी कैश बुक, जो कंपनी का अकाउंटेंट बनाते हैं. जितनी भी पेमेंट होती है वो यहां लिख. अब सोचो, हमारा अकाउंटेंट था जिसका नाम था एबीसी. एबीसी इसका नाम था. इसने लिखा कि हमारे पास, ध्यान से सुनना केस, नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर. तुम कंपनी के ओनर हो, तुम कंपनी के ओनर हो, तुमने एक अकाउंटेंट हायर किया हुआ है अपनी कंपनी में. ठीक है. तुमने उसको बोला हुआ कि तूने सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी बैंक की आएंगी उसका अकाउंट मेंटेन रखना है. उसने कहा ठीक है सर मैं मेंटेन रखूंगा. इसने लिखा डेबिट साइड पे लेट्स टॉक इन इंडियन करेंसी, ताकि फिगर जो है उसका वजन, वेट बहुत ज्यादा हो जाए. तुम्हारे पास टोटल 30 करोड़ आए थे और तुम्हारे 20 करोड़ पेमेंट हुई थी. सो दैट मीन्स, अच्छा 30 लाख हो गया,
20 करोड़ तुम्हारी पेमेंट हुई थी, दैट मीन्स तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस था 10 करोड़। 10 करोड़ का तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में से कोई भी बताना, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? Sir, debit. Debit. दिस इज डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट, मैंने हमेशा बोला क्लोजिंग बैलेंसेस एक्चुअली ऑपोजिट होते हैं। तो ये लिखा क्रेडिट साइड पे हुआ है, दैट मींस दिस इज डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये यहां जाके डेबिट हो जाएगा। तो दिस इज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हमारे अकाउंट में लिखे हुए हैं 10 लाख। इसका सिंपल देसी भाषा में मतलब क्या हुआ कि इस पीरियड के एंड में हमारे पास 10 करोड़ रुपीस हमारे अकाउंट में है। ये हमारे पास बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हुआ क्या, तुम कंपनी के ओनर हो, तुम्हारे पास एक ऑफर आया, कहीं से ऑफर आया, तुम वैसे भी बिजनेस आइडियाज देखते रहते हो। उन्होंने बोला कि आप हमें 15 करोड़ रुपीस आप हमें आज दो, अभी दो। 15 करोड़ रुपीस आप हमें अभी दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हमें 15 करोड़ रुपीस चाहिए। अगर आप हमें 1 घंटे के लिए 15 करोड़ दे दोगे तो हम आपको 100 करोड़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। लेकिन वो देंगे तभी जब आप 15 करोड़ रुपए हमें 1 आवर के लिए दोगे। और ऐसा नहीं है कि वो 15 करोड़ रुपए लेके भाग जाएंगे, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, बहुत जेन्युइन कंपनी है, काफी नाम है उसका। उनको ये जरूरत थी, उन्होंने हमसे मांगी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चीज कर लोगे तो हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, इतना कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हें दे देंगे। अब हुआ ये, तुम ओनर थे, बड़ी अच्छी डील है। अगर 15 करोड़ 1 घंटे के लिए देके 1 घंटे बाद 15 करोड़ आ जाएंगे, तुम्हें 100 करोड़ का ऑफर मिलेगा, काम मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने अकाउंटेंट को बोला कि हाँ भाई एबीसी, हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े, हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े। उसने बोला सर हमारे अकाउंट में 10 करोड़ पड़े। तुमने बोला यार 15 करोड़ नहीं है? तो बोला नहीं सर 15 करोड़ नहीं है, मैंने जो बुक्स बनाई है उसके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 10 करोड़ है। अब जब ये सिचुएशन आई, तुम थोड़े से सैड हो गए, बड़े उदास से हो गए तुम। ओहो यार 10 करोड़ रुपए हैं, हमें चाहिए 15 करोड़, कहाँ से दूं मैं, ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, इतना बड़ा अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरा रह गया। तुम बड़ा उदास हुए। ऑप्शन भी नहीं था, अकाउंटेंट ने बोला तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं। ठीक है, तुमने मान लिया, तुम्हारा अकाउंटेंट है, तुम ट्रस्ट करते हो उसको, बिल्कुल ट्रस्ट करते हो उसको। उसके बाद क्या हुआ, शाम का टाइम था, बड़े तुम थके हुए थे, परेशान थे। तुमने सोचा चलो एक आइसक्रीम मंगाते हैं। तुमने आइसक्रीम ऑर्डर करी। जब आइसक्रीम ऑर्डर करी तो तुमने वैसे ही बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर दिया। तुमने देखा तुम्हारे बैंक में 16 करोड़ रुपए हैं। जब ऑब्वियसली बैंक का जब बैलेंस निकलता है, तुमने देखा तुम्हारे बैंक में 16 करोड़ रुपए हैं। अब तुम सबको गुस्सा आएगा, खूब आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes. आएगा ना, खूब गुस्सा आएगा कि हमने जब अकाउंटेंट से पूछा कि भाई अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसने कहा 10 करोड़, जबकि हमारे अकाउंट में 16 करोड़ है। तो उसने झूठ बोला, हमें क्यों झूठ बोला, पकड़ के लाते हैं उसको। उस दिन तुमने अकाउंटेंट को फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया। तुमने कहा कोई बात नहीं, अब तो कॉन्ट्रैक्ट गया, कल मैं इसकी खैर लेता हूँ। अगले दिन तुम ऑफिस गए, अकाउंटेंट को पकड़ा, हाँ भाई अकाउंट में कितने पैसे हैं? उसने कहा सर 10 करोड़। तुमने कहा दिखाओ 10 करोड़ कैसे। उसने लेजर दिखाया, सर ये देखो ये हमारी पेमेंट आई थी, ये हमारी पेमेंट गई थी, तो हमारे पास 10 करोड़ है। मैंने कहा अच्छा। उसने प्रूफ भी दिखा दिया हर चीज का कि सर ये देखो ये हमारे को पैसे आए थे, ये देखो इसकी रिसीट्स, ये देखो हमने इतने चेक दिए थे, ये देखो चेक की कॉपी। तुमने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, बैंक में तो 16 करोड़ है। अकाउंटेंट भी परेशान, अब 16 करोड़ कैसे होगी। तुमने इसके लिए मंगाई अपने बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट। अब तुमने मंगाई एक बैंक स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं पासबुक, जिसको हम बोलते हैं पासबुक। तुमने मंगाई बैंक स्टेटमेंट बैंक से। ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। ये स्टेटमेंट बैंक बना के देता है। तो बैंक स्टेटमेंट तुमने बैंक से मंगाई। बैंक स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे होती है वो। उसमें ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, ये होता है बैलेंस। डेबिट का मतलब यहाँ पे होता है विड्रॉ, कि बैंक से पैसे कटे हैं। क्रेडिट मतलब बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट हुए, और बैलेंस मतलब तुम्हारा कितना बैलेंस है।
तुम कहोगे सर यहाँ पे डेबिट होता है रिसीट, यहाँ डेबिट विड्रॉ क्यों है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फॉर्मेट देखो बस। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो हुआ क्या था, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो पेमेंट थी, इसमें एक 6 करोड़ का चेक था, ध्यान से सुनना, इसमें एक 6 करोड़ का चेक था जो तुमने एक पर्सन को पेमेंट कर दी थी, तुमने उसको चेक दे दिया था। ध्यान से सुनना, 6 करोड़ का इसमें एक चेक था जो तुमने पर्सन को तो दे दिया था कि ये ले अपनी पेमेंट, लेकिन उसने अभी वो चेक से पैसे विदड्रॉ नहीं किए थे, मतलब उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले थे, मतलब तुम्हारे अकाउंट में अभी भी वो 6 करोड़ थे, वो 6 करोड़ तुम्हें यहाँ पे कहीं पे दिखे ही नहीं। अब तुम कंफ्यूज कि यार हमने तो 6 करोड़ उसको दिए थे, चेक भी दिया, ये रहा चेक की कॉपी, तो बैंक से पैसे क्यों नहीं कटे। तुमने उसको फोन मारा कि हाँ जी सर मैंने आपको 6 करोड़ रुपए दिए थे, वो आपने निकाले नहीं। नहीं यार मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, मैं 2-3 हफ्ते बाद आऊंगा, मैं तब निकालूंगा। अब मुझे बताओ क्या इस सिचुएशन में अकाउंटेंट को ये 6 करोड़ रुपए अपनी बुक्स में से डिलीट करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? सच्ची सच्ची बताना, सोच के बताना। अकाउंटेंट ने, हमने किसी को चेक दिया है 6 करोड़ का, उस पर्सन ने पैसे विड्रॉ नहीं करे, वो भी इंडिया से बाहर है, मतलब हमारे अकाउंट में एक्चुअली अभी 16 करोड़ है, बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में अभी भी 16 करोड़ है, लेकिन एज पर अकाउंटेंट हमारे अकाउंट में 10 करोड़ है। डिफरेंस कहां से आया? डिफरेंस आया इस 6 करोड़ की वजह से। बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सर मुझे लगता है कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ओके। सिमरन, तान्या? I think accountant. Sir, accountant. सर अकाउंटेंट का भी हो सकता है, वो बैंक का भी चेक करना चाहिए उसको। ओके, सर इसको तुमने डिडक्ट जो तब करना चाहिए जब पेमेंट हो चुकी है। ओके, सिमरन तुम बताओ, व्हाई अकाउंटेंट इज एट फॉल्ट? Because he should check the bank statement once when the owner had asked him. ओके, क्योंकि कभी तो कभी वो यहाँ पे चेक प्रेजेंट नहीं करते टाइम से, तो ओके, तो तुम तीनों ने आंसर सही दिया। तान्या का आंसर थोड़ा सा गलत था, वो मैं बताता हूँ क्यों। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी जो आगे नहीं होनी चाहिए। क्या, अगर हम किसी को चेक दे देते हैं, ध्यान से सुना, अगर हम किसी को चेक पे कर देते हैं तो हमें उसी टाइम अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे उस पर्सन ने चेक बैंक से विड्रॉ किया नहीं किया, इट डजंट मैटर। अगर हमने किसी को चेक दे दिया, चेक पेड टू मुकेश 6 लाख, तो हमें अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, डेबिट मुकेश, क्रेडिट बैंक 6 लाख 6 लाख। अब चाहे वो पैसे निकाले ना निकाले, इट डजंट मैटर, हमें तो अपनी एंट्री इसी दिन करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां पे गलती अकाउंटेंट की है। अकाउंटेंट की गलती क्या है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए था, उसको बैंक स्टेटमेंट भी चेक करनी है, उसको अपनी अकाउंट भी चेक करना है, और उसको बनाना पड़ता है एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट छोटी सी बनाता, उसमें कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 16 करोड़, ये एक हमारा डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 6 करोड़ का, और फिर कहता बैलेंस एज पर कैश बुक 10 करोड़। तो उसको एक ऐसी बुक बनानी चाहिए थी विच इज कॉल्ड बीआरएस। वो अब अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट तुम्हें क्या बोलता कि सर, मैम, हमारे पास हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग 10 करोड़ है क्योंकि हमने इतने पैसे दिए हुए, लेकिन जब मैंने बैंक से रिकंसाइल किया तो मैंने देखा कि हमारे बैंक में है 16 करोड़। वो एक पर्सन है जिसको हमने चेक तो दिया था, लेकिन उसने अभी पैसे विड्रॉ नहीं करे। ऐसी चीज अगर वो तुम्हें बताता तो यू वुड हैव बीन हैप्पी। मतलब ये नहीं है कि तुम ऑर्डर लेते, तुम ये बोलते कि यार 16 करोड़, अगर मैंने 16 करोड़ मेरे अकाउंट में है, 15 करोड़ देने थे, अब लेकिन चेक हमने किसी पर्सन को दिया हुआ है, अगर गलती से उसने चेक आज डाल दिया और उसी घंटे में डाल दिया जब मैंने किसी को पैसे दे दिए, तो हमारा तो चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे उस एक घंटे के लिए, हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। तो एज अ ओनर तुम क्या करते, तुम उस पर्सन को फोन करते कि भाई क्या दिक्कत है, तुम इस पैसे क्यों निकाले। वो बताता मैं इंडिया से बाहर हूं, मैं 2 हफ्ते बाद करूंगा। तुम कहोगे भाई 2 हफ्ते की बात है, आज ही आके पैसे आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, कर लो। दैट मीन्स यहाँ पे अकाउंटेंट पूरा काम कंप्लीट करता कि वो बताता
कि बैंक के अकॉर्डिंग कितने पैसे, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने पैसे, और ये जो पैसे हैं, ये वाला जो बैलेंस है, यही चीज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर बैंक नहीं जाता कभी भी, याद रखना। जो एंट्रीज हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है। बस बैंक से रिकंसाइल करने के लिए वी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं एज पर चेक और एज पर कैश बुक, और एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, उन डिफरेंसेस को हमें कैसे कैसे ठीक करना है, ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग चीजें होंगी, राइटिंग आएगी, वो सारे तुम लिख लेना, मेरे साथ साथ लिखना, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ। चलो, क्योंकि वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ, वो मैं क्लास के साथ ही कराता हूं। देखो, अब हमारी कुछ जो मिस्टेक्स आती हैं, हमें इस चैप्टर को समझना कैसे है। तो पहली बात हमारा एक होती है कैश बुक। अभी लिखना कुछ नहीं, अब सिर्फ समझो, मैं तुम्हें लिखने का टाइम दूंगा। एक होती है कैश बुक, एक होती है, या एक काम करता हूँ, आई विल राइट इन दी नोट्स, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी सब डिलीट हो जाएगा। एक होती है हमारी कैश बुक और एक होता है बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, दैट मींस पॉजिटिव और रिसीट। याद रखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस अगर लिखा हुआ है, दैट मींस पॉजिटिव या रिसीट। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मींस नेगेटिव और पेमेंट। कि अगर तुम्हें दिया हुआ है कैश बुक में कोई चीज डेबिट हुई है, मतलब रिसीट आई है, कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट हुई है, मतलब पेमेंट हुई है। या फिर अगर कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है डेबिट, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ है, दैट इज कैश बुक का हमारा नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर है सबको? यस सर। पासबुक में हमारा सिस्टम उल्टा चलता है। पासबुक का डेबिट होता है नेगेटिव और क्रेडिट होता है पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब पेमेंट और क्रेडिट मतलब रिसीट। ये चीज हो सकती है, तुमने क्लास अपने 11th में, जिस तुमने तीनों ने 11th करी हुई है, तो 11th में तुमने पढ़ी, ये चीज सबने पढ़ी होती है। लेट मी आस्क यू, व्हाई क्या बैंक स्टेटमेंट का डेबिट नेगेटिव होता है, क्रेडिट पॉजिटिव? आई नीड टू नो कि रीजन तुम सबको पता है कि नहीं पता, जो तुम्हें पता होना चाहिए टेक्निकली। डेबिट नेगेटिव बिकॉज क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक के लिए तो लॉस ही है वैसे। डेबिट नेगेटिव क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक के लिए नेगेटिव है। ओके ओके, काफी हद तक चीज तुमने सही बताई है, काफी हद तक, मतलब 80 to 90% करेक्ट है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन का था, और थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो सिमरन? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, बैंक स्टेटमेंट हमें कौन बना के देता है? हु गिव्स द बैंक स्टेटमेंट? बैंक। बैंक जब स्टेटमेंट बनाएगा, तो मुझे एक बात सोच के बताओ, बैंक के पास जो तुम्हारे पैसे, ध्यान से सुनना, बैंक के पास जो तुम्हारे पैसे हैं, वो बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी? Liability. लायबिलिटी। बैंक के पास जो तुम्हारे पैसे हैं, वो बैंक के लिए लायबिलिटी। तो बैंक की बुक्स के अकॉर्डिंग इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सो दैट मींस जितने भी पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, दैट मींस बैंक को तुम्हें वो पैसे देने हैं, तो इट इज क्रेडिट बैलेंस फॉर बैंक। तो जब भी तुम्हारे पैसे बैंक में जाएंगे, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा,
तो बैंक को तुम्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, दैट्स वाई तुम्हारा वो क्रेडिट और इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज रिसीट। तो इसी रीजन की वजह से हमारा बैंक जो स्टेटमेंट होती है, जब भी तुम बैंक स्टेटमेंट देखोगे वहां पे तुम्हारे को क्रेडिट लिखा होगा, अकाउंट क्रेडिटेड। तो खुशी मिलती है जब मैसेज आता है बैंक से और अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन, जो 11th के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वैसे तो आप कहते हो कि हमारा डेबिट पॉजिटिव होता है, क्रेडिट नेगेटिव हमारा बैंक, लेकिन जब बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 30 रुपए डेबिट हुए हैं, आपने ये खाया था, मोमोज खाए थे 50 के, तो वो तो डेबिट होते हैं पैसे, लेकिन डेबिट से तो पैसे आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि डेबिट हमारी जो बुक्स होती है उसके अकॉर्डिंग फायदा होता है, लेकिन बैंक के लिए जो पैसे बैंक ने तुम्हें देने हैं उनके लिए इट इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे यानी क्रेडिट बढ़ेगा तो इट विल बी क्रेडिटेड, अदरवाइज डेबिटेड। तो ये होता है हमारी पहली चीज यहाँ की, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। अब दूसरा तुम्हारे को गाइस एक जो चीज सोचनी है वो क्या सोचनी है, देखो जो बैंक स्टेटमेंट है इट इज ऑलवेज राइट। तुम्हारी बुक्स गलत हो सकती हैं, जो तुम बना रहे हो वो गलत हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकती। अब कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे पूछूंगा एंड आई वांट यू ऑल टू गिव मी द आंसर। क्या तुम्हें मैं एक सिचुएशन दूंगा, तुम्हें बताना है सिर्फ दो चीजें, कि तुम उस सिचुएशन में खुश होगे या उस सिचुएशन में सैड हो। तुम्हें सिर्फ मुझे ये बताना है कि तुम उस सिचुएशन में खुश होगे या तुम उस सिचुएशन में सैड होगे। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई खुश एंड सैड, मतलब इसको मैं बोलूंगा फायदा, इसको बोलूंगा नुकसान। अगर तुमने फायदा नुकसान आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मींस ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो मैं पहली एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज इंटरेस्ट debited by bank not recorded in cash book। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब तुम्हारे बैंक ने यानी बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट काटा, कोई लोन चल रहा होगा तुम्हारा, तुम्हारे अकाउंट से इंटरेस्ट कट गया, तुम उसको अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। तो मुझे ये बताओ ये तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान, ये सिचुएशन से तुम खुश हो गए या दुखी हो? नुकसान होगा। सैड हो गए, सारे सैड होंगे, वेरी गुड। क्यों? हमने अपनी बुक्स बनाई थी, हमें लग रहा था हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, ओ शिट यार ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से कट गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम क्या होंगे? दुखी, वी विल बी सैड। तो ये हो जाएगा हमारा नुकसान, ये हो जाएगा हमारा नुकसान, वेरी गुड। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, खाली इतना भी लिखा हो ना तो अज्यूम करना कि हमने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करा। अगर लिखा हो ना इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये मानना कि हमने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बताओ फायदा या नुकसान? फायदा। क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया और हमने अपनी बुक्स में लिखा नहीं, हम तो खुश हो जाएंगे, अच्छा अच्छा इंटरेस्ट आया था बैंक स्टेटमेंट में, अरे वाह। तो हमारा क्या हो जाएगा? फायदा, हमारा हो जाएगा फायदा, वेरी गुड। ये सारी चीजें हम वो पढ़ रहे हैं जो हमें कैश बुक में करनी थी लेकिन हमने नहीं करी, तो हम ये समझेंगे कि वो हमारा फायदा है या नुकसान। तीसरा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से कुछ पैसे जो थे डिडक्ट करे थे, बैंक चार्जेस कटे थे, और तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चला, ध्यान नहीं रहा, तुमने अपने अकाउंट से वो पैसे माइनस नहीं करे थे। तो बताओ ये फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। वेरी गुड, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। जब तुम अपनी बुक्स बना रहे थे, तुमने जब बैंक स्टेटमेंट देखी, ओ शिट ये बैंक चार्जेस भी कटे थे, तो ये तो हो गया नुकसान, वेरी गुड। इसके बाद डी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक।
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। हिंदी में नहीं बताऊंगा, खुद सोचो और मुझे बताओ ये फायदा होगा कि नुकसान। सर फायदा। फायदा। फायदा हुआ कैसे कि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, हमें पता ही नहीं चला। हमने जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई, ओहो उसने पैसे दे दिए, अरे वाह, तो ये हो गया हमारा फायदा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बस इसका मतलब तुम्हारा ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से चल रहा है। आई एम रियली हैप्पी। नेक्स्ट, डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स, इसको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई चेक आया, किसी पर्सन ने तुम्हें चेक दिया, तुमने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, तुमने वो चेक बैंक में जमा करा दिया इस उम्मीद से कि पैसे आ गए हैं, लेकिन वो चेक हो गया डिसऑनर, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो ये तुम्हारे को मैं ही बताता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा नुकसान कि तुम्हें पैसे आए, तुमने बैंक में पैसे जमा कर दिए कि मेरे को तो पैसे आ गए, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वो पैसे नहीं आए थे क्योंकि उस पर्सन का चेक बाउंस हो गया था। तो ये हो गया तुम्हारा नुकसान। ऐसे भी मैं कुछ, ये एग्जांपल्स नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं। मैं तुम्हारे को सारे पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ, फिर चीजें बताऊंगा। बस ये करने के बाद 2 फॉर्मेट्स और हमारा चैप्टर खत्म, सीधा हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। डिसऑनर चेक के बाद हमारा आता है स्टैंडिंग चार्जेस पेड directly by the bank। स्टैंडिंग चार्जेस पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स की तुमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है या तुमने कोई और गूगल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसके चार्जेस तुम्हारे अकाउंट से कट के। तो बताओ ये फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा या नहीं होगा? और वो हमारे फायदे के लिए तो खरीद रहे हैं। नहीं तो मैं वही पूछूं, फायदा होगा कि नुकसान? मेरे हिसाब से फायदा होगा, ओके, क्योंकि तान्या, मेरे सिमरन? नुकसान। सर नुकसान। हाँ बोलो सिमरन, फायदा नुकसान? नुकसान। तो सिमरन क्या, सॉरी तान्या? सर नुकसान। नुकसान। अब सुनो रोहन तुम ध्यान से, ये हमारा नुकसान होगा। ऐसे तो देखा जाए इन सब किसी चीजों में फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, ये तो रेगुलर चीज है। इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, हमारा फायदा है, लेकिन हम क्या चीज देख रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए नेटफ्लिक्स के, जब तुमने बैंक स्टेटमेंट खोल के देखी, तेरी नेटफ्लिक्स के साथ, अच्छा अच्छा हाँ ये भी तो कटते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं उस चीज की बात करूंगा, जब हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा खर्चा हो गया इनकम, मैं रिसीट पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि तुमने जब कैश बुक तुम बना रहे थे, कुछ चीजें तुमने लिखी नहीं, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई तो वहां से पता चला ओहो नेटफ्लिक्स के पैसे भी तो कट गए। तो ये क्या होगा तुम्हारा नुकसान, दिस विल बी योर नुकसान। ओके सर। अब एक और नुकसान मैं तुम्हें बताता हूं वो क्या होगा, देखो, चेक रिसीव्ड entered in cash book, check received entered in cash book, but missed to deposit in बैंक। क्या, हमारे पास चेक आया, कहीं से चेक आया, मैंने वो चेक अपनी कैश बुक में लिख दिया कि मेरे पास पैसे आ गए, मैंने अपनी कैश बुक में लेफ्ट साइड पे लिख दिया कि मेरे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन बाय मिस्टेक मैं वो चेक अपने बैंक में जमा कराना भूल गया। मतलब वो चेक अभी मेरे ड्रॉर में है, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने लिख दिया कि मेरे कैश बुक में मेरे पास पैसे आए हैं और मेरे बैंक में पैसे बढ़ गए, जबकि एक्चुअली में वो चेक मैंने अभी बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया। तुम बताओ, जब तुम बैंक स्टेटमेंट देखोगे और तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि वो चेक अभी बैंक में आया ही नहीं, तो तुम खुश होगे या दुखी होगे? दुखी। दुखी होगा। दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी अ नुकसान, ये भी हमारा एक नुकसान होगा। क्यों? हम उस चीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि चलो चेक आ गया वो तो कल परसों लग ही जाएगा, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं कैश रिसीट पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल परचेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तुम जब बैठे हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने अपने
कॉपी में लिखा हुआ है, अपने मोबाइल में लिखा हुआ है मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई वहां पे पता चला कि ये पैसे कट गए थे। चाहे तुम्हें पता था किस चीज के पैसे कटे हैं, बट तुमने नहीं लिखा था उसको, तब तुम्हें नुकसान होगा कि फायदा, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ फायदे नुकसान। और ये जो फायदे नुकसान होते हैं गाइस, इनको मैं बोलता हूं आवर मिस्टेक। ये सारी क्या होती है, ये सारी होती हैं आवर मिस्टेक। अच्छा, ओवर स्पेलिंग गलत होगी, ये सारी होती हैं आर मिस्टेक। आर मिस्टेक मतलब अकाउंटेंट को ये सारी चीजें अपनी कैश बुक में अपडेट करनी पड़ेंगी। अकाउंटेंट को ये सारी चीजें अपनी कैश बुक में अपडेट करनी पड़ेंगी। क्यों? अगर बैंक से पैसे कटे हैं, उसको अपनी कैश बुक में ये चीज डालनी पड़ेगी कि हाँ बैंक से पैसे कटे थे। तो आर मिस्टेक मतलब अपडेटेड इन अमेंडेड कैश बुक, कि ये हमारी मिस्टेक है, हमें इसको अपनी कैश बुक में अपडेट करना ही करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब एक काम करो, एक बार ये सारी अपनी कॉपी में खुद लिख लो। हालांकि मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा ये वाले, बट आई वॉन्ट टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, अच्छे से ये सारे अपनी कॉपी में लिख लो। फिर मैं बताऊंगा ऐसी चीजें जिसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इसका फॉर्मेट करके सीधा सीधा इसके क्वेश्चंस करेंगे।
लिख लिया गाइस, हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था वो चीजें जिसमें हमारी मिस्टेक है, जिसको हम अपनी कैश बुक में अमेंड करते हैं। अब दूसरी तीन, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ऐसे आएंगी जिसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती। तो नॉट आर मिस्टेक ओनली shown in bank reconciliation स्टेटमेंट। अब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमारी मिस्टेक नहीं है। देयर आर सम 3 थिंग्स जिसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती, और वो सिर्फ और सिर्फ आता है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब ये ऐसी कौन सी होती है? चलो, पहला जो हमारा होता है दैट इज आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये याद रखना, आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक्स। पहले मैं मतलब बता रहा हूं, देन तुम मुझे बताना कि फायदा या नुकसान। फायदा नुकसान तो होगा होगा। आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक मतलब चेक दिया किसी को, बट अभी उसने इन कैश नहीं कराया। हमने किसी को चेक दिया, लेकिन वो चेक अभी तक उसने इन कैश नहीं कराया। तो मुझे बताओ, ये फायदा होगा या नुकसान या कुछ भी नहीं? फायदा। फायदा। ओके, एक आंसर आया फायदा। सोच के बताओ रोहन और तान्या, फायदा होगा या नुकसान या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, मुझे बताओ। क्योंकि हम पैसे ओके, दिए थे, वो उसका मतलब है, वो लेगा या नहीं लेगा, हमारा तो नहीं ठीक है। है, ठीक है। तान्या तुम बताओ। सर बस हाँ। ये हमारी बुक्स मिसमैच होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान फायदा नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बुक्स मिसमैच होंगी, लेकिन इसको हाउ कैन वी कंसिडर इट अ फायदा? ध्यान से सुनना। सोचो, हम अपनी बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2024 को, ठीक है? वी आर स्टैंडिंग एट दिस डेट 31 मार्च 24। हमने यहाँ पे, तुमने तुमने किसी को यहाँ पे एक चेक दिया, कितने का? 1 करोड़ का। तुमने 1 करोड़ का किसी को चेक दिया। इस डेट को तुमने किसी को चेक दिया, उसने अभी तक इस डेट तक ये चेक बैंक से इन कैश नहीं कराया। तुमने ये सोचा कि चलो अभी नहीं कराया, बाद में तो कभी करा ही लेगा। ये थोड़ी बाद में नहीं कराएगा, बाद में कभी करा लेगा। तो पैसे तो हमारे अकाउंट से कटनी है, अभी नहीं तो बाद में। दैट थॉट इज ऑल्सो राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट अगर मैं सिर्फ इस डेट की बात करूं, मैंने सोचा मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, जबकि आज भी मेरे अकाउंट में ये पैसे हैं। कल का हमें कुछ नहीं पता, क्या पता कल प्रलय आ जाए, वो बंदा देश छोड़ के भाग जाए। क्या पता मैं खुद कुछ ऐसा कर लूं कि मैं पैसे ना दूं उसको, मैं अपना बैंक फ्रीज करा लूं, उस बंदे की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या पता कल कुछ भी हो जाए। वी डोंट नो कल क्या होने वाला है। आज की डेट में मेरे अकाउंट में वो पैसे हैं जो मैंने अपनी बुक्स में लिख दिए थे कि मैंने उसको दे दिए। तो इनडायरेक्टली मेरा ये फायदा हो। आगे का मैं नहीं सोच रहा कि आगे वो पैसे निकालेगा, वो तो निकालेगा ही, बट क्या पता ना निकाले। अगर कुछ हो गया कल को, वो बैंकरप्ट हो गया और उसने सारे चेक उससे गुम गया और उसने बिजनेस छोड़ दिया, अपना देश छोड़ के भाग गया, तो ये थोड़ी कि वो फिर पैसे निकालेगा, फिर हम पैसे देंगे नहीं उसको। कल को वो बंदा एंटी नेशनल हो गया, टेररिस्ट कैटेगरी में आ गया, तो हम थोड़ी देंगे उसको पैसे ही, नहीं देंगे। तो आज की डेट में हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, आगे की हम बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारा ये फायदा हो गया कि हमने किसी को चेक दिया कि हमारे अकाउंट में पैसे हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, ये हमने बुक्स में लिख दिया, जबकि अभी तक उसने वो पैसे विड्रॉ नहीं कराए। तो इनडायरेक्टली ये हमारा हो गया फायदा। क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, पढ़ने के हमें तरीके सोचने हैं, लॉजिक्स भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साथ साथ तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे तुम उसको अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग और uncleared
लॉजमेंट्स। इसी तरीके से सोचना जो मैंने बताया, और मुझे सब बताएंगे इसका क्या है ये। आउटस्टैंडिंग और अनक्लियर लॉजमेंट्स का मतलब है हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, किसी रीजन से अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मे बी हो सकता है कि हॉलीडे हो गई थी, बैंक हॉलीडे हो गई थी, या स्ट्राइक्स हो गई थी, व्हाटएवर द रीजन, मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। फायदा होगा या नुकसान? जो लॉजिक मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बताओ। नुकसान। नुकसान। सिमरन, तान्या? Yes, sir, नुकसान। परफेक्ट, ये हो जाएगा हमारा नुकसान। तीसरा एंड लास्ट चीज, उसके बाद सीधा फॉर्मेट एंड क्वेश्चन, दैट इज बाय मिस्टेक बैंक credited or debited our account। बाय मिस्टेक बैंक क्रेडिटेड और डेबिटेड आर अकाउंट, कि गलती से बैंक ने या तो हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया यानी हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, या डेबिट कर दिया कि हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। बाय मिस्टेक, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, जमा करा दी। अब तुम कहोगे कि सर अगर गलती से पैसे हमारे अकाउंट में जमा करा दिए तो वो तो बैंक वापस ले ही लेगा, अगर आज जमा करा दिए तो वो तो वापस ले लेगा। मैं सेम वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि जिस दिन मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं, जिस दिन तक का मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं, उस दिन तक उसने पैसे नहीं निकाले थे। कल का कुछ नहीं पता, मैं हो सकता है आज ही सारा पैसा विड्रॉ करके भाग जाऊं इंडिया से, इतने पैसे जमा करा दिए गलती से बैंक, कैश निकाला भाग गया। तो कुछ भी हो सकता है, आगे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं उस दिन मेरे अकाउंट में वो पैसे हैं जो गलती से बैंक ने मेरे अकाउंट में जमा करा दिए थे। तो इनडायरेक्टली ये मेरा हो जाएगा फायदा अगर क्रेडिट कर दिए। गलती से डिडक्ट कर दिए, भले ही बाद में जाके वापस आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए, तो ये हो गया मेरा नुकसान। ये होती है गाइस तीनों वो चीजें जिसमें हमारी एज अकाउंटेंट उसकी कोई गलती नहीं, उसका नुकसान नहीं है। वो कोई बुक्स में एडजस्टमेंट नहीं करने वाला इन चीजों के लिए कि किसी ने अभी तक पैसे नहीं निकाले बैंक से, तो ठीक है मैं वो एंट्री डिलीट कर देता हूँ। हमने चेक जमा कराया, बैंक में पैसे आए नहीं, मैं एंट्री डिलीट कर देता हूँ। नहीं, चेक जमा हुआ है, उसके पास रिसीट है, प्रूफ है, एंट्री नहीं डिलीट होगी। तो ये सारी चीजें कभी भी अमेंडेड कैश बुक में नहीं आती है, तीनों चीजें। ये सीधा सीधा हम बीआरएस में शो करते हैं, जिनको बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। इनको बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस, कि गलती किसी की नहीं थी, सिर्फ वक्त का तकाजा था जो गड़बड़ कर गया, वरना किसी की गलती नहीं। तो दीज आर कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस, कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग ये हमारा फायदा नुकसान हो गया, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। फटाफट से ये भी अपनी कॉपी में लिख लो, फिर हम इसका एक फॉर्मेट करते हैं और सीधा सीधा इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे, और तुम देखना कितना आसान चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए।
Done, sir. Done, sir. लिख लिया गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो गुड। अब हम पढ़ते हैं हमारा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ेंगे। देन आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स टू लर्न दैट फॉर्मेट, टू राइट दैट फॉर्मेट अच्छे से। उसके बाद हम सीधा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अब वो फॉर्मेट क्या है, तुम्हें मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई थी। एक कि हम बनाते हैं एक अमेंडेड कैश बुक, पहला, और दूसरा मैंने बताया था हम बनाते हैं एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बिल्कुल लिंक मत करना, तुमने 11th में क्या पढ़ा था। हम जो यहाँ पे है वही समझना, क्योंकि हर जगह का फॉर्मेट अलग होता है। हमारा बनेगा एक अमेंडेड कैश बुक सबसे पहले, अमेंडेड कैश बुक। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें हो सकता है रफ में ये अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़े। यू विल बी गिवन अ पेपर पेन, तो तुम वहां पे अमेंडेड कैश बुक तुम्हें हो सकता है बनानी पड़े। तो अमेंडेड कैश बुक में सबसे पहले तुम्हारे को बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर तुम्हें बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो तुम इस साइड लिखोगे डेबिट साइड पे, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। और अगर तुम्हें बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट या नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो वो तुम इस साइड पे लिखोगे क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद जो हमने चीजें पढ़ी हैं ये वाली जिसमें हमारी गलती है, आर मिस्टेक, जिन जिन में हमारी गलती है उसके फायदे नुकसान का अब हम क्या करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर आवर मिस्टेक, जिन जिन चीजों में हमारी गलती है उनका हम क्या करेंगे। अगर हमारा फायदा है, आई राइट इन ग्रीन ताकि और इसका इंपैक्ट बने, अगर हमारा फायदा है तो यहां आएंगी वो चीजें, अगर नुकसान है तो यहां आएंगी। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द थिंग्स जिसमें हमारा मिस गलतियां हैं। अगर नुकसान है तो इस साइड आएंगी, फायदा है तो इस साइड, नुकसान है तो इस साइड। ये करने के बाद हम अपना बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, या तो यहां पे आ सकता है मेरा बैलेंस कैरिड डाउन, या मेरा यहां पे आ सकता है बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, और एनी साइड, किसी भी साइड आ सकता है। दोनों साइड कभी नहीं आएगा, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अगर मेरा बैलेंस लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस, जल्दी से। Credit balance. क्रेडिट बैलेंस, परफेक्ट। और अगर राइट साइड में लिखा हुआ है दैट मींस दिस इज डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। ये है हमारी अमेंडेड कैश बुक जो हम बनाते हैं। इसका लॉजिक क्या है, जिन जिन चीजों में तुम सोचो तुम कंपनी के अकाउंटेंट हो, अब तुम कंपनी के अकाउंटेंट हो, इन सारी चीजों में तुम्हारी गलती थी। बैंक स्टेटमेंट में अगर ये चीज हुई है तो तुम्हें अपनी बुक्स अपडेट करनी है। तो जिन जिन चीजों में तुम्हारी गलती थी तुमने अपनी कैश बुक में उसको अपडेट कर दिया। दिस इज अमेंडेड कैश बुक। और ये जो तुम्हारा बैलेंस आता है, ये जो बैलेंस है
दिस बैलेंस गोज टू, या चलो ये बाद में बताऊंगा। तो ये है मेरा फॉर्मेट ऑफ अमेंडेड कैश बुक। नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका फॉर्मेट गाइस बहुत ध्यान से देखना। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अगर मेरे को यहां पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस मैं तुम्हें बताया था, बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हमारे को नेगेटिव या डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आई विल राइट दिस इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। कोई भी फिगर अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इट मींस नेगेटिव। ठीक है, तो जब टी शेप होता है यहाँ पे कुछ भी हम ब्रैकेट नहीं लिखते, लेकिन जब सिंगल कॉलम होता है तो जो प्लस करना होता है वो ऐसे आएगा, जो माइनस होता है रादर देन राइटिंग लाइक दिस हम उसमें ऐसे लिख के उसको ब्रैकेट कर देते हैं, मतलब ये माइनस हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ आएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ आएगा। उसके बाद अब यहां एक चीज बहुत ध्यान से देखना, जितने भी हमारे नुकसान थे, याद रखना जो हमारे नुकसान थे वो यहां ऐड होंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट, वो हमारे यहां पे ऐड होंगे। कौन कौन से नुकसान? ये वाले। हम बात कौन सी कर रहे हैं अब? जो टाइमिंग डिफरेंसेस है। तो टाइमिंग डिफरेंस में जो नुकसान होगा वो नुकसान हमारे यहां ऐड होगा। इस वाले नुकसान नहीं, वो तो यहीं आएंगे, आर मिस्टेक। ये है सारे टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस वाली सारी चीजें नुकसान हो तो यहां पे ऐड होगा, लेस करूंगा अगर मेरा फायदा होगा तो। लेस अगर मेरा फायदा है, तो फायदा होगा तो लेस हो जाएगा, नुकसान होगा तो यहां पे ऐड हो जाएगा। अब चाहे उसमें बैंक से मिस्टेक हुई, बैंक वाले में भी फायदा नुकसान हुआ, तो इसी तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे कि अगर फायदा है तो माइनस, नुकसान हुआ तो ऐड। और इससे भी जो हमारा आंसर आएगा, दिस विल बी बैलेंस एज पर, या बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी अगर पॉजिटिव आया मतलब डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव आया मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां से हमारे को पता चलेगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को ठीक करने के बाद हमारा बैलेंस क्या आना चाहिए। और ये जो दोनों चीजें हैं, दिस शुड ऑलवेज टैली, शुड ऑलवेज टैली, ये हमेशा टैली करती हैं, हमें करनी पड़ेगी टैली। अगर ये टैली नहीं हो रही दैट मीन्स हमारी मिस्टेक है, पहला। दूसरा, दिस इज फाइनल अमाउंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस जाता है वो ये वाला जाता है या ये वाला, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। तो अब तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश। अब करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश, अगर तुम्हें ओपनिंग कैश बैलेंस है तो ऐसे निकाल सकते हो, ओपनिंग बैंक बैलेंस है तो ऐसे निकाल सकते हो। तुम्हें गिवन हो सकता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, बताओ बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना होगा। तो तुम्हें ये करने के बाद यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और तुम्हारे को ये बैलेंस गिवन होगा और तुम्हारे को ये बैलेंस निकालना होगा। तो तुम ये बैलेंस से पहले ये निकालोगे, ये वैल्यू यहां पुट करोगे, ये पुट करने के बाद तुम अपना आंसर ऐसे निकालोगे। इस तरह से गाइस तुम्हारे को किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो। ये चीज तो बहुत सिंपल है। यहां पे याद रखना, जो भी टाइमिंग डिफरेंस के नुकसान होते हैं वो ऐड होंगे, फायदे जो होंगे वो माइनस होंगे। ये याद कर लो अच्छे से। और आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक, अच्छे से इसको पढ़ लो, लर्न कर लो, फिर हम सीधा इसके क्वेश्चंस करते हैं। और मैं तुम्हारे इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो लूंगा। फटाफट से इसको लिख के समझ के लर्न कर लो।
Sir, Yes. sir, I need to leave early today. I have an economics test right now at 5:45. ओके, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर है? हाँ, मतलब ऑनलाइन इंटरनल है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं So I'll सिमरन, cover up बस the remaining class from video. ठीक है, I'll also share these notes in the group, ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके।
Done, sir. Done, sir. गाइस समझ आ गया अच्छे से ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, हम जरा बुक के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। एक सेकेंड, इसमें कंटिन्यूस स्क्रोलिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी गाइस डायरेक्टली। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी से देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। सो एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें हमें करना क्या है, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू द बैंक जनरल लेजर अकाउंट। बैंक जनरल लेजर अकाउंट मतलब हमारा कैश बुक, लेजर अकाउंट मतलब कैश बुक, बैलेंस एंड कंप्लीट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। मतलब तुम्हारे को यहाँ पे कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाने हैं, दोनों बनाओ और दोनों को चेक करके बताओ कि क्या तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एज पर अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस, क्या तुम्हारा बैलेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। फटाफट से क्वेश्चन करो। हो रहे गाइस?
यस सर। चलो मैं भी साथ साथ करता हूँ तुम्हारे। यहाँ मैं बनाता हूँ अमेंडेड कैश बुक। The bank general ledger account of Graham showed a debit balance of this general ledger मतलब कैश बुक showed a balance of 204 डेबिट बैलेंस। तो 204 हमारा ये बैलेंस आ गया एज ऑन मार्च 2008। उसके बाद चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इट हमारा अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसका मतलब होता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। अमाउंट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इसका मतलब ये होता है हमारा चेक्स लॉजमेंट्स। ये लॉजमेंट्स हैं अनक्लियर लॉजमेंट कि चेक बैंक में जमा करा दिया लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक जनरल लेजर। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 35 हमारे अकाउंट से पैसे कटे थे, हमें नहीं पता, नुकसान है, 35 यहां आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट थे हमारे बैंक के उस पे इंटरेस्ट हमें मिला था, तो ये हमारा फायदा हो गया। बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से पैसे कटे थे, 14 हमारा नुकसान हो गया। बैलेंस एज ऑन बैंक स्टेटमेंट, हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 2618, तो मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है 2618। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, मेरे चेक किसी को दिए लेकिन अभी तक पैसे नहीं कटे हमारे अकाउंट से, तो ये फायदा हो गया। तो 3168 का फायदा है और फायदा माइनस होता है, 3168 का फायदा यहां से माइनस होता है। अमाउंट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, पैसे नहीं आए, नुकसान है, नुकसान यहाँ पे ऐड होता है 723। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो दोनों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 204 प्लस 18 माइनस 35 माइनस 14, तो यहां मेरा आंसर आ रहा है 173 पॉजिटिव, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। एक बार ये देखते हैं, 2618 माइनस 3168 प्लस 723, ये भी मेरा बैलेंस आ रहा है 173 पॉजिटिव। दैट मीन्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो माय आंसर इज करेक्ट। और ये 173 जो है ये जाएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये मेरी फिगर जाएगी। दोनों देखो, समझ आया नहीं आया, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो। गाइस क्लियर है या नहीं? Yes, thank you. चलो एक्टिविटी नंबर 2, फटाफट से इसका आंसर दो मेरे को। So first option, 1, 2, and 4. ओके एक ऑप्शन है मेरे पास 1, 2 एंड 4। रोहन जल्दी बताओ। रोहन सर 2 और 4। 2 और 4 तो ऑप्शन, अच्छा 2 एंड 4 यानी फोर्थ ऑप्शन। चलो क्वेश्चन क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी एडजस्टमेंट चाहिए होगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, मतलब अमेंडेड कैश बुक में नहीं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किसकी एडजस्टमेंट हमें चाहिए।
तो डायरेक्ट डेबिट ऑफ दिस फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, ये गलती है और ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा, बीआरएस में नहीं आएगा, तो 1 इज नॉट द राइट आंसर, तो फर्स्ट गलत हो गया। बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस भी वो होते हैं कि हमारे अकाउंट से बैंक के पैसे कट गए, ये हमें करेक्ट करने हैं अमेंडेड कैश बुक में, लेकिन ये बीआरएस में नहीं आते, ये भी गलत है। चेक पेड टू सप्लायर ऑन 29 दिसंबर, अच्छा सेकंड गलत है, तो सेकंड ये भी गलत हो गया। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तरीका आंसर देने का, ध्यान से सुनना। हमें दोनों में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन तो सही है, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना। दोनों ऑप्शंस में 3 आ रहे हैं, मतलब 3 तो सही है ही। फोर्थ पढ़ लेते हैं। रिसीट फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कि किसी ट्रेड रिसीवेबल ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। रिसीट फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, किसी रिसीवेबल ने हमारे अकाउंट में पैसे डायरेक्टली जमा कर दिए, तो ये भी हमारा कहां पे आएगा, ये आएगा हमारा कैश बुक में, अमेंडेड कैश बुक में, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा 3 ओनली। हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, आई थिंक तुमने ताने ये मिस्टेक करी है, हमसे नहीं पूछा गया था कि अमेंडेड कैश बुक में क्या आएगा, हमसे पूछा गया था कि बीआरएस में क्या आएगा। बीआरएस में सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस आता है, जो कि 3 आंसर है हमारा, कि चेक पेड टू सप्लायर ऑन 29 दिसंबर, हमने 29 दिसंबर को सप्लायर को चेक दिया और 31 को ही हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो इट इज क्लियर कि 2 दिन में उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले होंगे। क्लियर है गाइस? यस सर। तान्या क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये मिस्टेक होती है, आई नो ये होती है, ठीक है ना, तभी हम कर रहे हैं। चलो एक्टिविटी नंबर 3, इसका आंसर दो। अब इसमें ये वाला जो बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट बैलेंस। फटाफट से आंसर दो, इसका क्या होगा? So first option. ओके, एक आंसर है मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 43980, बैलेंस एज बैंक एज स्टेटेड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन एक आंसर आया। रोहन? बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट। क्या? बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट $43,980। नहीं, फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है मतलब। हाँ चलो एक बार हम भी अपना आंसर देख लेते हैं करके, मैं भी अपना आंसर चेक करता हूँ। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 7720, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 7720, ये मेरा ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं, कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है, लेकिन अभी तक पैसे मेरे अकाउंट से, मैंने किसी को चेक दे दिया लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, ये होता है हमारा फायदा, ये होता है हमारा फायदा और यह माइनस होता है। सो दैट मीन्स अनप्रेजेंटेड चेक 18320 यहां से माइनस होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स। और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, हमने बैंक में पैसे जमा कर दिया, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, सॉरी, हाँ हमने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब मैंने अपने अकाउंट में चेक जमा कराए, एक सेकेंड, इन्होंने क्या करा हुआ है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और लॉजमेंट्स,
ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है कि हमने किसी को चेक दिया, उसने अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, तो ये हमारा फायदा होता है, फायदा माइनस होगा, एब्सोल्युटली राइट। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, हमने किसी के अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए, बैंक में जमा कराए, लेकिन अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो ये नुकसान है, ये हमारा ऐड होगा 3380। तो अब हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो 33380 माइनस 18320 माइनस 7720, तो हमारा आंसर आएगा 7340। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है हमारा ये, तो 7340 बैलेंस एट बैंक, ये आंसर आ रहा है हमारा। अब तुम दोनों ने मुझे बताओ क्या मिस्टेक करी। सर मैं चार्ट सही से नहीं देखा था, मुझे लगा 43,000 सही होगा इसमें, 43,000 नहीं, है हमने नहीं क्यों तो अज्यूम करा, होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना। A following bank reconciliation has been prepared by a trainee accountant, कि एक ट्रेनी अकाउंटेंट था जो ट्रेनिंग कर रहा था, उसने बनाया। What should be the correct balance, हमें करेक्ट बैलेंस निकालना है, तो हमें पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि अकाउंटेंट ने काम सही करा है कि नहीं करा। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट ये माइनस होता है, अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ माइनस होंगे, ये ऐड होगा। हम अपना फॉर्मेट बना के देखा, हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, मतलब इसने गलतियां करी हैं, दिस शुड बी द आंसर। क्लियर है तान्या रोहन दोनों को? यस सर। Yes, sir. ऐसी मिस्टेक्स मत करो, अब थोड़े सीरियस हो जाओ। चलो एक्टिविटी नंबर 4 इसका आंसर दो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, करना क्या है, करेक्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है कि बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस क्या होना चाहिए। हुआ गाइस? इसमें सिंपल दोनों फॉर्मेट बनाओ, मैंने बोला कि फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, दोनों फॉर्मेट बनाओ। एक बनाओ अमेंडेड कैश बुक, एंड देन उसके बाद बनाओ बीआरएस का फॉर्मेट। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर।
Sir, third option. थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज 2805. ओके, एक आंसर 2805 आया है। रोहन, चलो मैं भी चेक करता हूँ। जेड इज प्रिपेयरिंग हिज मंथली बैंक रिकॉन्सिलिएशन। द अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक जनरल लेजर prior to performing bank reconciliation was debit 2500, कि उसका 2500 डेबिट बैलेंस था। The balance as per bank general ledger and the balance as per bank statement do not agree for the following reasons. पहला, check of the value 750 written sent to supplier but not yet presented by supplier for payment. हमने चेक दिया था सप्लायर को, अभी तक उसके अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, फायदा है, लेकिन बीआरएस में हम इसको माइनस करेंगे तो 750 यहां से माइनस होगा। अभी जो चीज जहां जहां आएगी मैं वहां डाल देता हूं। बैंक चार्जेस ऑफ 100 नॉट येट एंटर्ड इन बैंक जनरल लेजर अकाउंट। हमारे बैंक से $100 का हमारा एक पेमेंट हुई थी जो हमने नहीं लिखा, तो हमारा ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा, हमारी मिस्टेक है। पेमेंट ऑफ 538 वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक जनरल लेजर अकाउंट एज 583। हमारे अकाउंट से पेमेंट हुई थी 538 की, लेकिन हमने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया 583। तुमने किसी को पैसे दिए 538, अपनी बुक्स में लिख दिया कि पेमेंट हुई है 583 की। मुझे बताओ ये फायदा होगा कि नुकसान? पहले 45 का फायदा होगा कि नुकसान, मुझे बताओ। तुमने किसी को पैसे दिए थे 538, लेकिन गलती से तुमने बुक्स में लिख दिया कि तुमने उसको 583 दिए। फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। नुकसान। फायदा होगा ना। नुकसान क्यों होगा? तुमने किसी को 538 दिया, ध्यान से सुनना, तुमने अपनी बुक्स में गलती से लिख दिया 583। जब बैंक स्टेटमेंट आई और तुमने टैली करा तो पता चला अरे उसको तो 538 ही दिए थे, ओहो हमने गलती से 583 लिख दी, तो तुम्हें खुशी होगी ना। तुमने बुक्स में, ये तो गलती है ना, तो हमें कैसे पता चला 538 है? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से पता चला। तो तुमने जब बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक कंपेयर करी तो तुम्हें पता चला कि 538 की हमने किसी को पेमेंट करी थी, लेकिन हमने अपनी बुक्स में गलती से 583 लिख दिया। तो जब हमने बैंक में बोला कि इस चीज को, सॉरी, जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगाई और वहां से, सॉरी गाइस, जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगाई, बैंक स्टेटमेंट में देखा कि हमारे अकाउंट से एक्चुअली 538 ही कटे हुए हैं। हमने लिख दिया था 583, लेकिन हमारे अकाउंट से कटे 538 ही हुए हैं। तो तुम खुश होगे कि दुखी होगे? बताओ। खुश हो। खुश होंगे ना, तान्या खुश होंगे। फायदा होगा ना कि हमने गलती से ज्यादा लिख दिए थे, पेमेंट तो कम की हुई है। Yes, sir. ये हमारा हो जाएगा फायदा, ये 45 आ जाएगा यहाँ। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2500 प्लस 45 माइनस 100, तो ये आ गया 2455 डेबिट बैलेंस। मैंने बताया था तुम्हें कि हमारा ये वाला बैलेंस और बीआरएस का बैलेंस हमेशा टैली करता है, तो ये भी 2455 आएगा। अब हमें निकालना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमारा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 2455 होता है। तो 2455 में 750 ऐड हो जाएगा। तो 2455 प्लस 750, जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3205। 3205 तो आ ही नहीं रहा, 3195 आ रहा है। कुछ 10 रुपीज की मैंने मिस्टेक करी है। अच्छा ये 45 है, सॉरी, 2445, 2445, 3195। So 3195 is the answer. रोहन, तान्या, समझ आया? यस सर, कॉपी कर लेता हूँ यार। कॉपी कुछ नहीं करना, मैं रब कर रहा हूँ सारा। कॉपी वाला काम नहीं करना यहाँ पे हमें। कॉपी पेस्ट करी नहीं है यहाँ पे कि हाँ तुम जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लो फिर बाद में ये आंसर रख लिया, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि मैंने कैसे आंसर करा है, तुम्हारे को खुद आंसर सॉल्व करना है। ये कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में कुछ नहीं होना, ठीक है? ओके सर।
तान्या क्लियर है? तुमने क्या मिस्टेक करी थी? सर यही मिस्टेक थी। 45 वाली? यस सर। ओके देखो, सिंपल सी बात है, हमने अपनी बुक्स में लिख दिया कि हमारे को 583 हमारा एक्सपेंस हुए, जबकि एक्चुअल एक्सपेंस जब द पेमेंट ऑफ दिस, हमने जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई तो पता चला हमारी पेमेंट 538 हुई है। यही तो मिस्टेक है ना। तो जो डिफरेंस हमारा आएगा 45, वो हमारा फायदा होगा कि हमने लिख दिया पेमेंट इतनी हुई है, खर्चा इतना हुआ है, जबकि खर्चा एक्चुअली कम हुआ है। ठीक है, ओके सर। चलो गाइस ये चीज करना। तुम्हारा ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था। तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बहुत ध्यान से सुनना गाइस, कुछ करो ना करो, परसों तक इस चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चन सबने करने हैं। और कोई भी सॉल्यूशन सीधा मत ओपन करना, क्वेश्चन करो, आंसर अगर गलत है तो सॉल्यूशन देखो, अगर सॉल्यूशन से समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मुझसे ऑन द स्पॉट या तो ग्रुप में डाउट पूछना या क्वेश्चन नंबर नोट करके ग्रुप में डाल देना, मैं ये तुमसे क्लास में पूछूंगा। आई एम टेलिंग यू बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम रट्टाफिकेशन करोगे, स्पेशली रोहन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन के आंसर का रट्टाफिकेशन नहीं करना कि मैंने करा दिया चलो सर मैं कॉपी कर लेता हूँ ये आंसर, ऐसे करने के लिए नहीं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन समझो, क्यों करा है मैंने वो, उस पर फोकस रखो। ये नहीं कि सर चलो आपने आंसर दे दिया मैं लिख देता हूँ, ये मत करना ना। मेरे साथ आगे से बात बोलना, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना मैं रट्टाफिकेशन में जाता हूँ। यू शुड बी थिंकिंग कि ये क्यों हुआ है, क्यों पे फोकस करो कि क्यों डेबिट करा है, क्यों क्रेडिट करा है। अगर तुम्हें क्यों समझ आ गया फिर तो तुम खुद भी कर सकते हो सॉल्व, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है रोहन? यस सर। तो ये चीज गाइस अपने करने हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मुझे बताओ आज की जो क्लास हुई है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बीआरएस है, तुम्हें बीआरएस सबको समझ आया? ऐसा तो नहीं है कि बीआरएस कुछ भी समझ नहीं आया? सर समझ आया बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसके मैंने बताया ना ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको सबसे इजी बना दूंगा। एटलीस्ट तुमने इसके फॉर्मेट्स पढ़ लिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे सिर्फ अमाउंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो चीज तुम्हारी प्रैक्टिस पे होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तुम्हारे को इस चैप्टर के जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर करने हैं। प्लीज कोई जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ गाइस, जो फ्राइडे वेडनेसडे वाली क्लास होगी इसके एग्जाम किट के क्वेश्चन सबने जरूर करने हैं। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम किट के इसके क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा कि चलो बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद में करने बैठे तो फिर जो करा है वो भी भूल जाओ। ठीक है गाइस, नाउ आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे सेम टाइम। तब तक इसके एग्जाम के क्वेश्चन करना, एंड डाउट्स आएंगे तो जरूर पूछना। आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर तुम्हारे डाउट्स आए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, फॉर्मेटिंग क्लियर है, चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों फायदा नुकसान हो रहा है, ये जस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगी। बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। ठीक है गाइस? यस सर। चलो यस गाइस सर। नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। जो भी डाउट्स हो मुझसे प्लीज ग्रुप में भी पूछ लेना और क्लास में भी पूछ लेना। चलो बाय ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।